हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, परीक्षा वाणी महाकुंभ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज परीक्षा वाणी महाकुंभ में हम देखेंगे परीक्षा वाणी पुस्तक का अध्याय 4। ठीक है। तो परीक्षा वाणी पुस्तक का जो अध्याय 4 है उसका जो टाइटल है वो है उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। यानी कि इससे पूर्व हम कर चुके हैं उत्तराखंड का प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा। उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन हमने किया, बहुत से वीडियोज आए उसमें। ऐसे ही जो आज का टॉपिक है अध्याय 4 परीक्षा वाणी का, इसमें उत्तराखंड का भूगोल शुरू हो जाता है। यानी कि आज हम उत्तराखंड के भूगोल के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, हो सकता है इसके भी आपको एक दो भाग और एक्स्ट्रा देखने को मिले, जैसे हमने ऐतिहासिक अध्ययन में देखा था। परीक्षावाणी पुस्तक या परीक्षावाणी महाकुंभ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको पूरी किताब डिक्टो रटा दूं। मैं उसके साथ साथ आपको परीक्षा उपयोगी कुछ ऐसे तथ्यों से भी यहाँ पे रूबरू करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा उत्तराखंड का मैप, फिर हम परीक्षा वाणी के इस चैप्टर में वापस आते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड का मैप। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने उत्तराखंड का भौगोलिक मैप। ठीक है। ये अपने खुद बनाया है तो उतना खास नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य आप देख सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये देखने में लगता है आयताकार। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो भौगोलिक दृष्टि से कैसा दिखता है। त्रिभुजाकार दिखता है, वर्गाकार दिखता है, गोलाकार दिखता है या आयताकार दिखता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक आयत की तरह हमारा राज्य फैला हुआ है भौगोलिक परिदृश्य में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 13 जनपदों में बटा हुआ है। तो उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? 13 हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं। अब यहाँ पर हमारी कोई राजनीतिक प्रशासनिक जो है ढांचे पे बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारी हो रही है आज भूगोल की बात। तो उत्तराखंड के मैप के हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी राज्य का जो मैपिंग में हम देखते हैं या राज्य की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से पहला होता है क्षेत्रफल। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों तो यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसको नोट कर लेंगे आप, 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तराखंड के इस आयताकार जो भूभाग दिख रहा है टोटल, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राज्य भारत के क्षेत्रफल का मात्र 1.69% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना, उसके हिसाब से हमारा उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा है। इसीलिए हमारे राज्य का क्षेत्रफल भारत के तुलना करें हम भारत के क्षेत्रफल से तो मात्र भारत का 1.69% है। अब हमारा क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि अक्षांशीय स्थिति कितनी है और देशांतरीय स्थिति कितनी है उत्तराखंड राज्य की। तो आप सभी ने छोटी क्लासेज में ग्लोब जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। ग्लोब पे दोस्तों जो हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ रेखाएं काल्पनिक जाती है, इनको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, या अक्षांश रेखाएं। और ग्लोब पर जो हमारी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं जाती हैं, इनको काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। ठीक है। तो उत्तराखंड कितना डिग्री अक्षांशीय स्थिति पर है और कितना डिग्री यहाँ पर देशांतर स्थिति पर है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो उत्तराखंड राज्य की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आयताकार राज्य है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर में लगभग लगभग पूरा चाइना बॉर्डर लगता है, पूर्व में देखा जाए उत्तराखंड के तो नेपाल बॉर्डर लगता है, और दक्षिण में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश लगता है। तो ये उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य और देश हो गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 358 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो रहा है। यानी कि अगर आपको पश्चिमी छोर देहरादून के किसी पश्चिमी छोर से लास्ट पूर्वी छोर तक जाना है काली नदी की सीमा तक, तो ये डिस्टेंस होगा 358 किलोमीटर। ऐसे ही राज्य के उत्तरी हिमालय भूभाग से लास्ट तराई के बिंदु पे जाना है आपने उधमसिंह नगर पे, तो ये डिस्टेंस आते हैं 320 किलोमीटर। ठीक है। जैसे कि भारत का जो निम्नतम बिंदु है हमारा अंडमान में जो हमारा आता है निकोबार में, ठीक है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो ऐसे ही हमारा दक्षिणतम बिंदु उत्तरतम बिंदु, इनके बीच की डिस्टेंस 320।
पश्चिम और पूर्व के बीच का डिस्टेंस 358। अब मैं बात करता अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य हमारे भारत के मैप के हिसाब से या वर्ल्ड मैप में भी हम देखते हैं तो ये पूर्व में स्थित एक राज्य है। ठीक है, उत्तर पूर्व में हम इसको रख सकते हैं, पूरा हिमालयी राज्य हमारा उत्तर पूर्व में स्थित एक हिमालयी राज्य है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं तो इसकी अक्षांशीय स्थिति, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अक्षांशीय स्थिति ये वाली है। ये कितने अक्षांशीय स्थिति में फैला हुआ है हमारा राज्य। तो हमारा राज्य उत्तराखंड दोस्तों ये 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 31, ठीक है, 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है, जो कि कुल आ जाता है, अगर 28 में से 31 में से 27 घटाते हैं तो टोटल हमारे राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2 डिग्री 44 मिनट का है। ठीक है, कितना, 2 डिग्री 44 मिनट। और वहीं हम बात करते हैं देशांतरीय, तो ये हो गए देशांतरीय रेखाएं। देशांतर रेखाएं टाइम जोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा हम पार करते तो 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री देशांतर रेखाएं क्रॉस होती है तो अंतर आ जाता है पूरे 1 घंटे का टाइम जोन में। तो ये ज्योग्राफी का सेशन है, कभी इसको करेंगे ज्योग्राफी में, अलग से अच्छे से समझा देंगे आपको कि क्या होती हैं अक्षांशीय रेखाएं और क्या देशांतर हैं। वैसे वीडियो दिया हुआ है मैंने जीके वाले सेक्शन में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं, तो उत्तराखंड कितने देशांतरीय रेखाओं के विस्तार में फैला हुआ है। तो देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं हम उत्तराखंड की, तो देशांतरीय जो हमारी रेखा है दोस्तों ये है 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट से उत्तराखंड का विस्तार है 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी कि 81 में से 77 घटाते तो टोटल आ जाता है हमारा 3 डिग्री 28 मिनट। तो 3 डिग्री 28 मिनट के पूर्वी देशांतर पर उत्तराखंड स्थित है और 2 डिग्री 44 मिनट के अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय स्थिति पर उत्तराखंड राज्य स्थित है। पड़ोसी राज्यों की बात कर ली हमने, पूर्व में पड़ोसी है नेपाल देश। उत्तर की बात करते तो हिमालय, बीच में आपको पढ़ा होगा हिमालय को भारत का रक्षक क्यों कहा जाता है, बचपन में ये बड़ा पढ़ते थे हम, 5th की ज्योग्राफी में, 6th की ज्योग्राफी में, हिमालय को भारत का रक्षक कहा जाता है क्योंकि हिमालय जो है दोस्तों बहुत ही दुर्गम यहाँ पे रास्ता है। हिमालय की उच्च उच्च चोटियाँ, यहाँ पर विस्तृत ग्लेशियर जो हैं वो हमारी एक नेचुरल उत्तरी सीमा बनाते हैं, जिससे बाह्य आक्रमण की जो कोशिश है वो विफल हो जाती है। ठीक है, कई बार, और बाह्य आक्रमण की अगर बात करें जो हम प्रत्याशा है वो भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि बहुत दुर्गम है ये एरिया, इसीलिए हिमालय को भारत का रक्षक कहा जाता है। हिमालय की अगर रेंज की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर हम देखते हैं पूर्वोत्तर तक पूरा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की रक्षा करते हैं नेचुरल तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में उत्तराखंड के है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद उत्तराखंड को टच करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। और उत्तराखंड राज्य के 2 जनपद, देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल को टच करते हैं, जबकि हिमाचल के 3 जनपद करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ उत्तराखंड राज्य का, और ये भौगोलिक दृष्टिकोण आप देख सकते हैं, हरिद्वार देहरादून और उत्तरकाशी, ये चमोली, ये टिहरी, ये पौड़ी, ये बीच में रुद्रप्रयाग, और ये पिथौरागढ़, ये बीच में बागेश्वर छोटा सा, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड के 13 जनपद हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल टोटल पूरे राज्य का मैंने बता दिया था आपको, जो कि है 53 आपका 483, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से दोस्तों हम देखते हैं पर्वतीय भूभाग का जो एरिया है वो है 4635, ठीक है, यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर हमारा उत्तराखंड का भाग पर्वतीय है, जो कि प्रतिशत में आता है 86.07, यानी कि उत्तराखंड के टोटल एरिया का 86.07% पर्वतीय है। जबकि हम बचा हुआ बात करते हैं 7,448 वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड के टोटल भूभाग का 13.93% मैदानी है, यानी कि मैदानी भाग बहुत कम है हमारे उत्तराखंड राज्य में। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़ा जो जनपद है क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, तो वो उत्तरकाशी है। जबकि सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है, तो वो चंपावत है। ठीक है, कुछ एडिशनल आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, देश का कौन से क्रम का राज्य है, तो 11वां हिमालयी राज्य है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 11वां हिमालयी राज्य है देश का। ठीक है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हट गया तो 10वां, भाई जब देश का बना तो 11वां ही बना था वो। अभी वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में कौन सा क्रम पे आ जाएगा, तो फिर 10वें पे आएगा। लेकिन देश का कौन सा राज्य उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का हिमालय राज्य बना था,
तो पास्ट में क्वेश्चन आ रहे तो उसमें तो 11वां ही बना था ना। 370 वाला तो अभी चैप्टर क्लोज किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तरकाशी, सभी बुक में चंपावत दिया, सब चीज़ दिया, लेकिन आयोग ने जो लास्ट एग्जाम कहीं पे हुआ था वहाँ पे उत्तरकाशी को ही सही उत्तर माना था, पहले बता रहा हूँ। सबसे उत्तरी जनपद की बात करते तो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जनपद की बात करते तो उधमसिंह नगर, देख सकते हैं सबसे दक्षिण में। सबसे पूर्वी जनपद हमारा पिथौरागढ़ जनपद, और सबसे पश्चिमी जनपद हो जाएगा देहरादून, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद जो है वो हमारा पिथौरागढ़ है, जो कि ठीक है सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है अपने पड़ोसी देशों से, वो उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल। और पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है उत्तराखंड राज्य का जो दो देशों की सीमा से स्पर्श करता है, नेपाल और तिब्बत या चीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का मैप, देख के आप अच्छे से समझ गए। अब लौटते हैं परीक्षा वाली पुस्तक की तरफ और वहाँ पर जो हमारे फैक्ट हैं उनका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो परीक्षा वाणी का चैप्टर आपके सामने है, ऐसे ही दिया है, मैंने मैप इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस सीरीज का नाम है हमने ऐसे ही परीक्षा वाणी महाकुंभ नहीं रखा है। जो भी इस महाकुंभ में गोता लगाएगा उसका आप मान के चलिए नैया पार लग जानी है, ठीक है। यानी कि इस महाकुंभ में तैरकर आप निश्चित ही सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, वृहत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में फैला हुआ है। ग्लोब पर विस्तार है आपका 28 डिग्री 43 से लेकर 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय जो विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ठीक है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार टोटल कितना हो गया 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। राज्य के क्षेत्र को प्रायः कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत में मध्य हिमालय कहा जाता है, ये अच्छा पॉइंट है। राज्य का जो कंप्लीट क्षेत्र है जो मैप में हमने देखा ना अभी, उसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य 358 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर है, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम इधर को हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये पुराना यहाँ पे डेटा है वैसे तो देखा जाए, राज्य सांख्यिकी डायरी 2015-16, लेकिन एरिया जो होता है राज्य का वो तो फिक्स रहता है। अगर कितनी बार भी सर्वे हो तो एरिया थोड़ी बदल जाएगा, राज्य का जो क्षेत्रफल वही तो रहेगा ना, नियत रहेगा। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है राज्य का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला देखिए आपका उत्तरकाशी है। यहाँ पे फिर से चमोली दिया, लेकिन उत्तरकाशी आयोग ने माना था। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है ये तो। हम अगर गवर्नमेंट डेटा भी देखते हैं ना वहाँ पे भी चमोली दिया गया, लेकिन आयोग ने इसका उत्तरकाशी दिया था लास्ट किसी एग्जाम में, ठीक है। इस पे एक बार हम देखेंगे अच्छे से इसका फाइनल निचोड़ क्या आता है। यूकेपीएससी का भी एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी उत्तरकाशी माना गया था इसका आंसर। अब देखिए तेलंगाना बनने के बाद भारत का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां राज्य है, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा जम्मू कश्मीर था ना, तो जम्मू कश्मीर राज्य क्या बन गया केंद्र शासित। तो जम्मू कश्मीर राज्य जैसे ही केंद्र शासित बनता है तो वो तो यूनियन टेरिटरीज में आ गया। तो भारत में बचे हुए राज्यों की संख्या 28 हो गई। तेलंगाना के बाद 19वां क्रम था, तो एक क्रम कम हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कैटेगरी राज्य से अब क्या हो गई यूनियन टेरिटरी की। तो हमारे उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 18वां हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य था, लेकिन तेलंगाना बना तो 19वां था। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर एक हट गया तो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा ना क्रम, जम्मू कश्मीर राज्यों की कैटेगरी से हट गया तो फिर हमारा 18वां हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। 20वां नहीं होगा 18वां होगा, पीछे को जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर यहाँ पर राज्य की कैटेगरी से आउट हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो 18वां राज्य हो जाएगा भारत का, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 86.07% यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी है, जबकि 13.93% यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। उत्तर में वृहत हिमालय है भैया, पश्चिम में टॉन्स नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। यानी कि देखिए ये उत्तराखंड का मैप है, उत्तर में तो हिमालय के पर्वत हैं, यहाँ पर टॉन्स नदी बह रही है, ये टॉन्स नदी है। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ हमारी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में हमारा ये वाला एरिया हो गया शिवालिक, ये हरिद्वार के एरिया के आसपास की बात हो रही है। दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व तराई क्षेत्र है यहाँ पे, ये पूरा तराई क्षेत्र हो गया। पूर्व में पूरी काली नदी बहती है, ये जो कि प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में। तो ये है हमारी पूरा सीमा विभाजन राज्य का, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से समझ चुके हैं ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है। देखिए उत्तराखंड राज्य की
पूर्वी प्राकृतिक सीमा बनाती है? कौन सी नदी? तो पूर्वी प्राकृतिक सीमा बनाती है काली नदी। उत्तराखंड राज्य की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है? टोंस नदी, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बाकी पूर्व में नेपाल है हमारे, उत्तर में हिमाचल है। ठीक है, उत्तर पश्चिम पश्चिम में बोलेंगे वैसे। उत्तर में हिमाचल पार तिब्बत चीन है, उत्तर पश्चिम में पूरा हिमाचल प्रदेश आता है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश राजनीतिक सीमा बनाते हैं। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। सामरिक दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा टच हो रहा है, जो कि देश की स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से घुसपैठ वगैरह हो सकता है, देश की आंतरिक सुरक्षा का भेद हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। ठीक है, और बात करते हैं राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जैक्सर जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अनेक दर्रे और धूरा वगैरह पाए जाते हैं। तो दर्रे पासेज वगैरह भी हम इस चैप्टर में करेंगे बाद में। 1962 से पूर्व इन्हीं गिरिद्वारों के माध्यम से जो हमारी सौका, जोहार या भोटिया जनजाति थी वो तिब्बत से व्यापार करती थी। लेकिन 62 में क्या होता है, इंडो चाइना वॉर होता है और फाइनली भोटिया तिब्बत व्यापार की समाप्ति हो जाती है, यानी कि उत्तराखंड की धरती में ये व्यापार समाप्त हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो 1962 में चाइना युद्ध की वजह से। अब वहीं बात करते हैं प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमारे दोस्तों तराई का मैदान है, भाबर है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा मोहंड पास है देहरादून में, तिमली पास है देहरादून में। इसके साथ साथ हमारा चौकी घाट हो गया, बमोरी हो गया, चोरगलिया हो गया। ये प्रमुख घाट दर्रे हैं, वैसे दर्रों में नहीं रखेंगे, प्रमुख घाट रखेंगे इनको। ठीक है, एक हिसाब से प्रवेश द्वार इनको हम बोल सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य के 3 जिले हैं दोस्तों, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे राज्य के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, जो कि नेपाल सीमा से लगते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद हैं? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले 3 जनपद हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। ठीक है, 5 जिले दोस्तों जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ये ऐसे 5 जनपद हैं जो दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, और वहीं 2 जिले हमारे ऐसे हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, और वहीं 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ चीन से स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? फिर से इसको एक बार रिपीट कर लो। देखिए 3 जिले तो राज्य के नेपाल से लगते हैं, कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। 5 जिले राज्य के उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। 2 जिले उत्तराखंड राज्य के हिमाचल को टच करते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। जबकि 3 जिले उत्तराखंड राज्य के चाइना बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर को टच करते हैं, वो हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और एकमात्र ऐसा जनपद है पिथौरागढ़ दोस्तों, जो हमारा दोनों को टच करता है, नेपाल और तिब्बत चीन को। यह है पिथौरागढ़। ठीक है, दो देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जनपद पिथौरागढ़। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला जनपद पिथौरागढ़ है। भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला जो देश हम जिससे टच करते हैं वो बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा हमारी किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर है। मैं बता चुका हूँ आपको, राज्य के सबसे उत्तर में आ जाता है उत्तरकाशी यहाँ पे, और सबसे नीचे उधमसिंह नगर। और सबसे पूर्वी जनपद जो है राज्य का पिथौरागढ़ है, और सबसे पश्चिमी जनपद जो है वो देहरादून है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जनपद पौड़ी गढ़वाल है दोस्तों, जो 7 डिस्ट्रिक्टों से टच करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र जनपद पौड़ी गढ़वाल, जो कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, इन 7 जनपदों को टच करती है पौड़ी की सीमाएं। ठीक है, चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6-6 जिलों को स्पर्श करती हैं। देहरादून जनपद 4 जिलों को टच करता है। और राज्य में 4 ऐसे भी जनपद हैं दोस्तों जो कि किसी को टच नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी राज्य या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते। ठीक है, अंतरपदीय जनपद कहा जाता है इनको, जिसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा है। 2 कुमाऊं में, 2 गढ़वाल में। 4 जनपद ऐसे हैं जो केवल अपने आसपास के जनपदों को छूते हैं, जबकि किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या किसी अन्य राज्य को नहीं छूते, केवल जनपदों को छूते हैं। अंदर के जनपद हैं 4। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। और ये आंतरिक जिले हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कुल कितने आंतरिक जिले हैं? उत्तराखंड में कुल कितने आंतरिक सीमा वाले जनपद हैं? तो 4 हैं ये। कौन कौन से? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा।
ठीक है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, नेपाल से सर्वाधिक सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है, और चीन से सर्वाधिक सीमा वाला जनपद भी पिथौरागढ़ ही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हिमालयी राज्य की अवधारणा। ये तो हमने उत्तराखंड के बारे में बेसिक चीज़ें जान ली। इसके बाद हम आएंगे हिमालयी राज्य की अवधारणा, ठीक है। तो हिमालयी राज्य की अवधारणा देखिए क्यों शुरू हुई दोस्तों, क्योंकि जो हिमालयी राज्य थे ना, बहुत दुर्गम क्षेत्रों में ये राज्य बसे हुए थे। इन राज्यों की अगर बात करते हैं, भौगोलिक, आर्थिक, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक जो संरचना थी वो अन्य मैदानी जनपदों से अलग थी। इसलिए भारत सरकार को लगा दोस्तों कि हिमालयी राज्यों की अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है, उस राज्य की संस्कृति को, सामाजिक जीवन को और संसाधनों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो इसलिए भारत में जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो उस समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य था जिसका नाम असम है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला हिमालयी राज्य कौन सा था, तो भारत का पहला हिमालयी राज्य असम था। और इसी क्रम में सन 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य बनाया गया। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि सन 2000 में हमारे राज्य को 11वें हिमालयी राज्य का दर्जा मिला। अब ये क्रम 10वां नहीं होगा, क्वेश्चन के हिसाब से ही ये बदलेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब सिंपली आ जाते हैं हम भौगोलिक विभाजन पे। अब यहाँ से असली भूगोल शुरू होगा हमारे उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड राज्य के भूगोल को अगर हम देखें दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य में भूगोल की जो सबसे बेस्ट बुक आती है वो HC खरकवाल जी की आती है, जिन्होंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को बताया। हालांकि उस पुस्तक की भाषा थोड़ा जटिल है, नए लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो धरातलीय विषमताओं के आधार पर देखिए HC खरकवाल जो है उत्तराखंड का भूगोल, इनकी एक रचना है, ठीक है। टाइटल अलग है, हालांकि भूगोल लिखा है इन्होंने। HC खरकवाल ने उत्तराखंड राज्य को 5 भौतिक भागों में बांटा, जबकि परीक्षावाणी में ये 8 दिए गए हैं, ठीक है। परीक्षावाणी में आपको 8 प्रकार दिए गए हैं भौगोलिक विभाजन के, जैसे कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून द्वार क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, और अंत में आता है ट्रांस हिमालय टिबियान क्षेत्र, जिसको महा हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो परीक्षाओं में तो 8 भाग दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी आपका बनेगा दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि धरातलीय विषमताओं और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर HC खरकवाल ने उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। मैदानी क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र, बाह्य हिमालय क्षेत्र जिसको कि शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है, लघु हिमालय या कि मध्य हिमालय क्षेत्र, और महान हिमालय यानी कि हिमाद्री क्षेत्र। ट्रांस हिमालय को अलग भाग में रखा है हमारे HC खरकवाल जी ने। लेकिन ये क्वेश्चन बनने के रियल चांसेस हैं। यहाँ पर हम उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, यानी कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है परीक्षावाणी के हिसाब से ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो परीक्षावाणी में 8 प्रकार से उत्तराखंड के भौगोलिक जोन को बांटा गया है। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो जो एडिशनल पॉइंट बनेंगे वो बताते रहूँगा मैं, ठीक है। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, ये राज्य के सबसे दक्षिण का भूभाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 ही जनपद ज़्यादा आते हैं दोस्तों, एक तो हमारा हरिद्वार आता है और दूसरा आता है उधमसिंह नगर, ठीक है। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसको गंगा का मैदान भी कहा जाता है, और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उर्वरक है। यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है धान की और अन्य फसलों की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे खादर और बांगर मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। खादर और बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी क्या होती है, बांगर मिट्टी क्या होती है, थोड़ा जान लीजिए। खादर मिट्टी वो होती है जो नदियों द्वारा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। नदियाँ जो होती है अपरदन करती है ना, हिमालय से नदी निकल के मैदानी भागों तक जाएगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा के ले जाएगी। मैदानी भाग तक पहुँचते पहुँचते ये जो मिट्टी के कण होते हैं बिल्कुल महीन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ उर्वरक होते हैं। तो इस प्रकार की नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। जबकि जो पुरानी पिछले साल वाली या उससे पुरानी जो मृदा मिट्टी हमारी नदी लाई होगी, यानी कि प्राचीन या पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बांगर कहा जाता है। इसमें ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, क्वेश्चन बनेगा। तो खादर जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा मैदानी क्षेत्र है, सबसे नीचे का सबसे दक्षिणतम भाग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हरिद्वार के कुछ एरिया आते हैं इसमें, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्न में से उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन आ जाएंगे आपके, मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। आंसर क्या करेंगे आप, मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। गंगा का मैदान है, गन्ना गेहूँ धान आदि यहाँ पे मुख्य फसलें होती हैं। हरिद्वार के लक्सर रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड क्षेत्र है ये, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर को आते हैं। देखिए राज्य की अगर मैप की बात करते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ भाग हो गया गंगा का मैदान वाला। देखिए हरिद्वार का कुछ भाग और थोड़ा उधमसिंह नगर का भी टच करते हैं।
वैसे ज़्यादा हरिद्वार का टच करके, क्योंकि गंगा का जो मैदान है यहीं से होके हुए गुजरती है गंगा, तो हरिद्वार के कुछ एरिया इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद तराई क्षेत्र में आएगा उधमसिंह नगर का भाग। वैसे हरिद्वार और उधमसिंह नगर के दक्षिणी भाग को मैदानी क्षेत्र में रखा जाता है, लेकिन गंगा का स्पेशली जो मैदानी भाग है वो ज़्यादा हरिद्वार में विस्तृत है। इसके बाद जैसे हम थोड़ा ऊपर को आते हैं दोस्तों, ये वाला एरिया, ठीक है, मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझाते रहूँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हो गया हमारा गंगा का मैदानी भाग नीचे वाला। थोड़ा ऊपर को इतने एरिया तक जब हम जाते हैं तो इसको बोला जाता है तराई क्षेत्र, ठीक है। तो तराई भाबर क्षेत्र दोस्तों, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र का ऊपर और भाबर प्रदेश के जो बीच का भाग है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई का विस्तार देखें तो 10 से 25 किलोमीटर के बीच में है। बहुत ही उपजाऊ और दलदली भूमि यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ हमको तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, यार ये पाताल तोड़ कुआं क्या है, ठीक है। आर्टिशियन वेल्स इनको कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि तराई क्षेत्रों के जो ज़मीन है उसके नीचे पानी जो होता है ना बहुत ज़्यादा जल संचित है, और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी छोटा सा कुआं खोदने में भी, यानी कि हम थोड़ा भी नीचे 15-20 फीट नीचे भी जाते हैं तो उसके बाद जो नीचे पानी का प्रेशर है वो बहुत स्पीड से ऊपर आता है, एकदम छर्रे की तरह, जैसे कि ज्वालामुखी फटता है ना, ऐसे ही पानी का प्रेशर ऊपर निकलता है। यानी कि अगर हम तराई क्षेत्र में छोटा सा भी ड्रिल करते हैं, थोड़ा सा भी बोरिंग कर दें हम, तो पानी का फोर्स बहुत तेजी से बाहर निकलता है ज्वालामुखी की तरह। तो इसी को कहता है पाताल तोड़ कुएं, यानी कि पानी बहुत प्रेशर से बाहर को निकलता है इसमें, ठीक है। और दूसरे अगर शब्दों में हम समझें तो देखिए जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र बहुत हमारा भाबर क्षेत्र बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी का बना हुआ क्षेत्र है। और पर्वतीय भागों की जो नदियां आती हैं वो बलुई भाग के क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं, जल अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कि अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और वो नदियों का पानी तराई क्षेत्र में ज़्यादा जल संचय का काम करता है मिट्टी के अंदर। और जैसे ही यहाँ पे कोई कुआं वगैरह खोदा जाता है तो स्वतः ही पानी बाहर निकलने लगता है प्रेशर से, ग्रेविटी के प्रेशर से। तो इन्हीं प्रकार के कुआं को पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। आशा करता हूँ ये पाताल तोड़ कुआं कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो तराई क्षेत्र की कुछ विशेषताएं ये हो गई भी, इसमें पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की चौड़ाई हम बात करें तो ये 20 से 30 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा 10 से 25, 10 से वैसे 30 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, 10 से 30 किलोमीटर। और ये प्लेसेस इसमें आ जाते हैं दोस्तों हमारे ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। इसमें जो है दोस्तों वो हमारे बाहर राज्यों से भी लोग आकर खेती करते हैं तराई क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि के लोग, ठीक है। तो व्यावसायिक खेती यहाँ पे होती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्षेत्र आता है, जैसे ऊपर को जाते हैं, मैप में बनाते जा रहा था, ठीक है, मैप के हिसाब से समझेंगे। ये गंगा का मैदान था, ये तराई क्षेत्र था, तराई से थोड़ा ऊपर जाने पे भाबर क्षेत्र आ जाता है। तो भाबर क्षेत्र जो है दोस्तों ये तराई के जस्ट नॉर्थ में है, और जो हमारे शिवालिक पहाड़ी हैं उनके जस्ट साउथ में है। यानी कि शिवालिक पहाड़ी और तराई के बीच का जो क्षेत्र है वो भाबर कहलाता है, ठीक है। और भाबर की जो भूमि होती है वो उबड़ खाबड़ मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से बनी है। क्यों बनी है इसका रीज़न आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भाबर से हमारा मैदान शुरू हो जाता है, ठीक है। और मैदानी भाग जैसे आता है तो नदियों की स्पीड कम हो जाती है, होती है ना। पहाड़ में तो ढाल मिल रहा, नदी तेज बहेगी, अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर ला रही है उसको लेते रहेगी आगे को। लेकिन भाबर से जैसे मैदानी भाग शुरू होता है तो फिर ये स्पीड कम हो जाती है नदियों की, और जो कंकड़ पत्थर मोटे निक्षेप हैं यहीं पे छूट जाते हैं। और नदियाँ यहाँ पे ज़मीन में भी समा जाती है बहुत जगहों पे तो, ठीक है। जैसे कोटद्वार में खोह नदी है, खोह नदी इसलिए नाम पड़ा उसका, खो जाती है वो ज़मीन में, यानी कि पानी अंडरग्राउंड हो जाता है पूरा। अब भाबर क्षेत्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर बजरी युक्त मिट्टी होती है, ठीक है। नदियाँ यहाँ पर अंतर्वाहिनी हो जाती है, अंतर्वाहिनी। उत्तराखंड राज्य के किस भौतिक प्रदेश में नदियाँ अंतर्वाहिनी हो जाती है, क्वेश्चन बनेगा कभी। तो अंतर्वाहिनी मतलब अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड हो जाती है दोस्तों हमारा भाबर क्षेत्र में, ठीक है। मैं बता चुका हूँ क्यों होती है, क्योंकि बहुत बालू वालू होती है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो नदियाँ रिस जाती है, पानी रिस जाता है नदियों का डाउन में, और वो तराई क्षेत्र में निकलता है फिर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और भाबर क्षेत्र जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। कृषि तो नहीं होती यहाँ पे, कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि मोटी बजरी कंकड़ पत्थर है, लेकिन यहाँ पे जंगल बहुत अच्छे हैं क्योंकि पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी पर्याप्त मिल रहा है, और नदियाँ अंतर्वाहिनी हो रही है, पानी रिस जा रहा है, तो पेड़ की जड़ों को बड़ा अच्छा यहाँ पे पानी मिलता है। तो इसलिए जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर वनों का सघन वन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वनों की प्रधानता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं तो ये उत्तराखंड का मैप है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। गंगा का मैदान, उसके बाद तराई क्षेत्र आया, तराई के ऊपर भाबर आया, फिर हमारा शुरू हो जाता है शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। तो शिवालिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिवालिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे।
शिवालिक क्षेत्रों को दोस्तों बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर स्थित है। बिल्कुल सही है। पुराणों में देखिए शिवालिक क्षेत्रों को मैनाक पर्वत भी कहा गया है। पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में उत्तराखंड के कि मैनाक पर्वत किसे कहा जाता है, तो शिवालिक श्रेणी को ही पुराणों में मैनाक भी कहा गया है। ठीक है, मैनाक पर्वत श्रेणियां ध्यान रखेंगे। ये हिमालय का सबसे नवीनतम और सबसे दक्षिणी भाग है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे नवीनतम और दक्षिणी भाग है ये। इसका विस्तार अगर हम देखते हैं, दक्षिणी देहरादून में है, उत्तरी हरिद्वार में है, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में है, मध्यवर्ती पौड़ी में है, दक्षिणी अल्मोड़ा में है, मध्यवर्ती नैनीताल में है, चंपावत में है। तो 7 जिलों में फैला हुआ है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है और पश्चिम में देहरादून की तरफ तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, लेकिन पूर्व में चंपावत की तरफ को जाते तो बहुत कम देखने को मिलती है हमको। ठीक है, और यह पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य हिमालय में विशाल सीमांत दरार से अलग है। जो मुख्य भ्रंश रेखाएं वगैरह जाती हैं, जो हमारी दरार हैं, उससे अलग है। ठीक है, और ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इनमें से हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, मध्य हिमालय श्रेणियाँ, लघु हिमालय श्रेणियाँ, वृहत हिमालय श्रेणियाँ। तो आपको आंसर आना चाहिए जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सबसे नवीनतम है। ठीक है, अगर कोई भी पहाड़ी नवीनतम है तो सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होगा बताइए। कोई भी पहाड़ी सबसे ज़्यादा नहीं होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा दोस्तों लैंड स्लाइड का, भूस्खलन का। इसलिए शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडेड होते हैं, यानी कि भूस्खलन होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपरदन होता है, यानी कि भूमि का कटान होता है। और सबसे ज़्यादा खनिज भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जीवाश्म दबे होने के कारण। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम तक 7 जनपदों में शिवालिक क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण। इसका जो निर्माण काल है देखिए मध्य मायुसीन से प्लाइस्टोसीन तक माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सर्वथा नवीन होने के कारण सबसे ज़्यादा जीवाश्म इसी श्रेणी में मिलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालय की किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा जीवाश्म मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म वाला जो हमारा प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा शिवालिक प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जीवाश्म वाला क्षेत्र शिवालिक प्रदेश, अच्छे से इसको याद करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड का पामीर भी आ गया था, थोड़ा इसकी भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का पामीर देखिए, अभी इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम लघु हिमालय को कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लघु हिमालय आ गया क्या। तो हमारा जो चौथा क्षेत्र था शिवालिक था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा पांचवा दून या द्वार क्षेत्र आएगा। ठीक है, परीक्षा वाणी में। तो दून या द्वार क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो शिवालिक श्रेणियों के जस्ट उत्तर में, शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं उसके जस्ट उत्तर में हमारी दून श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। अभी उत्तराखंड का जो पामीर है, दुदातोली, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं दोस्तों तो हम सीधे दून द्वार क्षेत्र की बात करते हैं। तो दून द्वार क्षेत्र के हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय का ही भाग है, लेकिन दक्षिणतम भाग है। ठीक है, तो ये हमारा है दोस्तों प्रायः 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा और 300 से 750 मीटर तक ऊंची जो चोटियां हैं। इन्हीं घाटियों को दोस्तों दून घाटियां कहा जाता है। जैसे देहरादून जो है वो दून घाटी में बसा हुआ ही भौगोलिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, मतलब दून द्वार क्षेत्र का ही उदाहरण है देहरादून। ठीक है, इसलिए बोला जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे हमारा दून घाटी जो है ये किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो दून घाटी या जो घाटियाँ हैं ये धान की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपने नोट किया होगा देहरादून में बासमती चावल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देहरादून में एक प्लेस है सूर्यधार, तो सूर्यधार का जो बासमती चावल है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है वर्ल्ड फेमस है, याद रखेंगे। और द्वार या दून क्षेत्र जो होते हैं इसमें एक हमारा महत्वपूर्ण आ जाता है कुमाऊं रेंज में भी, जो हमारा महत्वपूर्ण दून है पाटली दून। ये क्वेश्चन बना भी था लास्ट किसी एग्जाम में, पाटली दून कहाँ स्थित है। तो पाटली दून की लोकेशन दोस्तों हमारी आ जाती है कार्बेट नेशनल पार्क का जो विस्तार है इसके बीच में हमारा। ठीक है दोस्तों, ये पाटली या पतली, यहाँ पे पतली है, पाटली दून है। ऐसे ही कोटा भावर जो हमारा है, कोटा भावर दून क्षेत्र भी हमारे नैनीताल जनपद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखेंगे आप। और इन घाटी या दूनों में सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो हमारा दून या द्वार क्षेत्र है वो देहरादून है। और इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनमें आसन नदी, सुसवा नदी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप, सुसवा नदी, आसन नदी इन्हीं क्षेत्रों में बहती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भूमि जो है कांप निक्षेपों से ढकी हुई है और धरातल जो है समतल धरातल है, और घाटी जो है नमन घाटी है। नमन घाटी मतलब थोड़ा यहाँ पे मतलब स्लोप वाली घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
और मानव जीवन के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं दून द्वार क्षेत्रों में, इसलिए आपने देखा होगा ऐसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। और दून गुवाहाटी भी हमारी शिवालिक रेंज से ही जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र से होते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। देखिए ये शिवालिक रेंज जो है ना हमारी, शिवालिक रेंज के पाद प्रदेश में ही हम देखते हैं कि दून या द्वार क्षेत्र हैं एक हिसाब से, ठीक है। और शिवालिक क्षेत्र के जो नीचे वाली एरिया है वो भाबर क्षेत्र आ जाता है, और भाबर से नीचे तराई आ जा रहा है, और तराई से नीचे हमारा गंगा का मैदान आ रहा है। अब जब हम शिवालिक या दून द्वार क्षेत्र से ऊपर जा रहे हैं तो शिवालिक पर्वतों के बाद हमारा शुरू हो जाता है लघु हिमालयी क्षेत्र, जिसको मध्य हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक के जस्ट उत्तर में हमारा दोस्तों लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र भी आ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब जो हमने ऊपर दूधातोली बात की ना, दूधातोली इसी रेंज में आता है। फिर उत्तराखंड का पामीर जिसको कहा जाता है, पामीर का पठार कहाँ है, तिब्बत में है, जिसको संसार की छत भी कहते हैं। ऐसे ही दूधातोली भी जो है हमारा बहुत अच्छा मतलब एक महत्वपूर्ण पर्वत या पठार हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली को, ठीक है। तो लघु या मध्य हिमालय को हिमांचल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे हिमांचल। और पूर्व से पश्चिम तक 9 जनपदों में फैला हुआ है हमारा लघु या मध्य हिमालय, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसकी चौड़ाई 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक एवरेज देखने को मिलती है। लघु हिमालय क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर के बीच में है। इसका निर्माण वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है, जीवाश्म का अभाव है, लेकिन खनिज और जो खनिज तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है बुग्याल, ठीक है, बुग्याल मिलते हैं यहाँ पे, बुग्यालों की उपलब्धता है यहाँ पे। पशु चारकों का स्वर्ग इन बुग्यालों को कहा जाता है। बुग्याल जो होते हैं छोटे छोटे मखमली घास के मैदान होते हैं उत्तराखंड में, जो एक ही मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। पशु चारक वर्ग क्या करते हैं ना, गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है इन क्षेत्रों में तो अपने पशुओं को लेकर गर्मियों में यहाँ पे चराने आते हैं। मखमली घास खा के उनके पशुओं की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे प्राइस में वो बिक जाते हैं। उनसे भेड़ से ऊन का उत्पादन भी होता है। और जैसे ही गर्मी का टाइम खत्म हो जाता है इन एल्पाइन या बुग्यालों में, जाड़ों का टाइम शुरू होता है तो यहाँ बर्फ़ गिरने लगते हैं। तो फिर वो जो भेड़ पालक या जो भी पशुपालक हैं वो नीचे हमारे घाटी क्षेत्रों में आ जाते हैं, ठीक है। घाटी क्षेत्रों में गर्मी होती है क्योंकि जाड़ों के टाइम पे भी उतनी ठंडी नहीं होती एकदम से। तो ये है, ठीक है। जो माइग्रेशन करती है हमारी भोटिया जनजाति, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बुग्याल हमारे। यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किन पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, तो हमारे लघु या मध्य हिमालयों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और लघु या मध्य हिमालय की हम बात करते हैं, इसके दक्षिणी ढालों में हमको बहुत सी झीलें और तालें देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड में बहुत सी झीलें तालें हैं, गढ़वाल मंडल में भी, कुमाऊं मंडल में भी, अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे भी, ठीक है, कौन कौन सी झील ताल कहाँ पे है। और मध्य हिमालय की बात करते हैं तो वलित और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। वर्षा काल में औसत वर्षा यहाँ पे 160 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जाड़ों में यहाँ पे हिमाच्छादन होता है, यानी कि बर्फ़ पड़ती है, तापमान शून्य से नीचे पहुँच जाता है। और निचले भागों का तापमान हालांकि कुछ अधिक रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सदाबहार कोणधारी सघन वन मिलते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी सघन वन कहाँ पे मिलते हैं, तो ये लघु या मध्य हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार ये सभी मुख्य वृक्ष हैं, ठीक है। देवदार बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलर है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इन पर्वत श्रेणियों के ढालों पर हमको घास के मैदान मिलते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको एल्पाइन या बुग्याल कहा जाता है। कश्मीर में इन बुग्यालों को मर्ग कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, मर्ग। और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। और इनको पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है इन बुग्यालों को। पशु चारक का स्वर्ग तो होगा ही ना, मैं जैसा कि बता चुका हूँ, मखमली घास मिलती है यहाँ पे पशुओं को, और बहुत अच्छा क्लाइमेट मिलता है। क्योंकि जब हम देखते हैं गर्मियों के टाइम पे जो हमारी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उत्तराखंड में, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्रों में या लघु हिमालय क्षेत्रों में जो बुग्याल होते हैं वहाँ पे बहुत ठंड होती है उस समय, और बहुत अच्छी मखमली घास भी होती है। तो पशु चारकों को डबल बेनिफिट हो जाता है, गर्मी से भी बचते हैं और पशुओं के लिए अच्छी घास भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े मज़े लेते हैं वो लोग और आराम से अलगोजा बजाते हैं वो लोग, ठीक है। अलगोजा बजाते हुए पशुओं को चराते हैं। अब लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, अलगोजा जो है उत्तराखंड का एक वाद्य यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना था, अलगोजा कहाँ से बजाया जाता है। तो कभी कभी मैं कम्युनिटी बॉक्स में कठिन क्वेश्चन डालता हूँ तो उत्तराखंड के एस्पिरेंट बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आयोग नहीं पूछता,
आप ऐसे क्वेश्चन डाल के हमारा मोरल डाउन करते हैं। देखिए जीएस इतना बड़ा महासागर है, जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। अगर आयोग चाहे तो ना ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट कर सकता है उत्तराखंड के 40 प्रश्नों में कि आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो चाहे तो ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों को कवर करना पड़ेगा, जितना हो सके उत्तराखंड के सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, आउट ऑफ सिलेबस भी जाना पड़ेगा कई बार। ठीक है, क्योंकि जीएस जीके का मतलब ये नहीं है कि किताब की चीज़ें डिक्टो आपको प्रेजेंट की जाए किसी भी एग्जाम में। जीएस जीके का मतलब ये है भैया आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी है, आपका जनरल नॉलेज कितना है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अलगोजा कहाँ से बजाया जाता है, ये क्वेश्चन बन गया था, तो मुंह से बजता है। ऐसे अन्य क्वेश्चन आ जाएगा उसका। अभी मैं उत्तराखंड पीसीएस में देख रहा था, अभी लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम हुआ है रिसेंटली, ये हमारा समीक्षा अधिकारी लेखा वाला। उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। ऑप्शन आया था हल आया था, कुतला आया था, माया आया था, करबोजा आया था। ठीक है, अब माया या मैया गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसको पलेटा भी कहा जाता है, जिससे मिट्टी समतल की जाती है। लेकिन कुमाऊं रेंज में उसको अलग ही नाम से बोला जाता है ना। अब क्वेश्चन हो गया नहीं यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, और करबोजा जो होता है भोटिया जनजाति में ये प्रचलित है, कुछ ऊन का एक कपड़ा टाइप का होता है, या कहीं पे ऊन का झोला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जितना आपको मिल रहा है उत्तराखंड जी के उतना लपेटिए हम। ये यहाँ पे आपके लिए एक बोल सकते हैं कि सीक्रेट मंत्र है मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये डिस्कस। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, मध्य या लघु हिमालय के बाद आता है दोस्तों हमारा वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र दोस्तों, ये लघु हिमालय और उत्तर हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी कि लघु हिमालय के उत्तर में, और ये लघु हिमालय है मान लिया हमारे, ये ट्रांस हिमालय है, तो इसके बीच में स्थित है वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए अधिकांश जो भाग है दोस्तों ये हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र का भाग जो है अधिकांश हिमाच्छादित रहता है। इस क्षेत्र में बहुत से दर्रे मिलते हैं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत से दर्रे इसी क्षेत्र में मिलते हैं हमको, और बहुत से पर्वत भी हमको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही अत्यंत ठंडा क्षेत्र है दोस्तों। और इस श्रेणी की जो चट्टानें, जो यहाँ पे चट्टानें होती हैं, वो 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट चट्टानें। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके निचले भागों में, अभी जो लघु या मध्य हिमालय था, ये लघु मध्य हिमालय था, और ये बीच की बात हो रही है। तो देखिए इसके जो निचले क्षेत्र होंगे कुछ तो टच होंगे ना लघु मध्य हिमालय से, तो इन्हीं पर हमको कुछ घास के मैदान यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको बुग्याल प्यार आल्पन कहा जाता है, आल्पन अल्पाइन कहा जाता है, माफ कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, बनेगा यहाँ से। फूलों की घाटी कौन से हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन आ जाएंगे आपके, शिवालिक क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहत हिमालय क्षेत्र, या आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च या वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको यू आकार की घाटी भी देखने को मिलती है इसी रेंज में। उच्च या वृहत हिमालय में ही हमको यू आकार की घाटियाँ भी देखने को मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये बन गए कि ग्लेशियर और सर्वाधिक दर्रे जो हैं वो हमारे इसी रेंज में है। क्वेश्चन कभी बनेगा सर्वाधिक दर्रे और ग्लेशियर किस रेंज में है, तो हमारे वो वृहत हिमालय या हमारे जो उच्च हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, जो लास्ट हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पे दोस्तों, लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड राज्य का अंतिम जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। महा हिमालय के उत्तर में ये क्षेत्र स्थित है दोस्तों। महा हिमालय या वृहत हिमालय जो हमने पढ़ लिया वो एक ही बात है। ठीक है, महा हिमालय या ट्रांस हिमालय जो है हमने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो महा हिमालय वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र के जस्ट उत्तर वाला भाग महा हिमालय को अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र सबसे अंतिम हो गया, यानी कि जैसे ये उत्तराखंड है ना, मैप से समझा देता हूँ। मैप से अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की जो ये अंतिम पर्वत श्रेणियाँ है ना, ये अंतिम जो कि कुछ भाग हमारी फैली हुई, दक्षिणी भाग फैला हुआ है उत्तराखंड में, उत्तरी भाग फैला हुआ है तिब्बत में, तो ये वाले पर्वतों की रेंज कहलाते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है और ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ नहीं मिलती। महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र में हमको सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, जैक्सर
जैक्सर या जास्कर भी है बहुत सी किताबों में, जास्कर या जैक्सर श्रेणी यही है ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। और यहाँ पर ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में ही हमको दोस्तों दिया तो है परीक्षाओं में जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, देखिए ये उत्तराखंड का मैप है भैया, और ये हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के पर्वत हैं, कुछ तिब्बत में फैले हैं, कुछ हमारे उत्तराखंड में फैले हैं। यहाँ पर बादल तो बनते हैं दोस्तों, इन पर्वतों के रेंज के आसपास बादल तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन पर्वत के केवल एक ही भाग में बारिश हो पाती है, कभी कभी वो भी छिटपुट, और कई बार क्या होती है बारिश होती नहीं, केवल छाया पड़ती है बादलों की। तो इन्हीं प्रकार के क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। पूछा भी गया था रेन शैडो एरिया कौन से हिमालय प्रदेश में पाया जाता है, बना था ना क्वेश्चन लास्ट टाइम वीडियो या कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, आई थिंक हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में बना था क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की किस हिमालय श्रेणी में हमको वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमारे दर्रे भी हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्रों के दर्रे कौन कौन से हैं, जेलू खगा, माणा दर्रा, नीति दर्रा, चोर होती, दमजन दर्रा, सलसल दर्रा, किंगरी बिंगरी, दारमा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा बन जाता है दोस्तों माणा और नीति दर्रा, और दूसरा लिपुलेख और दारमा। ये क्वेश्चन बन सकता है, देखिए एग्जामिनर में बोल तो रहा हूँ आपको, अगर एग्जामिनर अपने क्वेश्चन बनाने में आ गया तो आप क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन सीधे सीधे बना देगा वो दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ट्रांस हिमालयी दर्रा नहीं है, दिए गए दर्रों में से कौन सा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का दर्रा नहीं है, दारमा, लिपुलेख, माणा, और चौथा ऑप्शन हमारा लघु हिमालय का दर्रा दे देगा वो। तो आप जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो कर पाएंगे ना आंसर, तो ऐसे आपने समझना है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये कुछ दर्रे हैं, इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, जेलू खगा, माणा, नीति दर्रा, चोरा होती दर्रा, दमजन दर्रा, सलसल दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, दारमा दर्रा, लिपुलेख, ये सभी दर्रे हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले दर्रे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण निकल के आ सकता है। चलिए वो क्वेश्चन हमारी उत्तराखंड की यात्रा से आ जाएगा। वो क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर में जो प्रयुक्त दर्रा लिपुलेख वो कौन से हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, लिपुलेख कौन से हिमालय क्षेत्र में है। या एक क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आ सकता है कि इनमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दर्रे से होकर गुजरने वाली उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा है, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली धार्मिक यात्रा कौन सी है, ठीक है। तो लिपुलेख आपको याद आ जाएगा दोस्तों, तो लिपुलेख से हमारी एक यात्रा जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ दिया उत्तराखंड के जो भौतिक प्रदेश हैं, भौगोलिक आधार पे जो हमारे उत्तराखंड को वर्गीकृत किया गया है उसको हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से आप समझे होंगे। इसके बाद जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य की जो जलवायु है ना, बहुत ज़्यादा विषमता देखने को मिलती है जलवायु में, ठीक है। जलवायु में क्या होता है उत्तराखंड में, देखिए क्योंकि उत्तराखंड का कुछ भाग मैदानी है, कुछ भाग हमारा देखते हैं तराई भावर है, कुछ भाग हमारा शिवालिक प्रदेश है, द्वारदून है, कुछ लघु हिमालय है, कुछ मध्य हिमालय है, कुछ वृहत हिमालय है, कुछ ट्रांस हिमालय में आते हैं एरिया। तो भाई कितने एरियाओं में बटा हुआ राज्य हमारा देख सकते हैं ना, अलग अलग 8 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में देख लिया हमने तोड़ के, अलग अलग तोड़ के। तो 8 भौतिक प्रदेश है तो जलवायु में भी तो अंतर होगा ना, एक सी क्लाइमेट तो नहीं होगी पूरे राज्य की, तो क्लाइमेट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमको उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। पर्वत श्रेणियों की दिशा अलग है, ऊंचाई की भिन्नता के कारण भी जलवायु बदल जाती है, ढाल की प्रवणता भी अगर अलग अलग है, एक पर्वत चोटी थोड़ा कम स्लोप में है, एक पर्वत चोटी एकदम स्लोप में है, तो वहाँ पर भी जलवायु चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए उत्तराखंड राज्य की जलवायु को हम सिंपली 3 भागों में 3 ऋतुओं में बांट देते हैं, बस काम खत्म करते हैं। 3 ऋतुएं मानी जाती हैं यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो सबसे पहले आता है ग्रीष्म ऋतु जो हमारी गर्म जलवायु है। तो भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, तो हम भूगोल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में बोले तो जो गर्मी का महीना है या ग्रीष्म ऋतु है वो हमारा मध्य मार्च से जून तक रहती है, यानी कि उत्तराखंड में मार्च के मिड से लेकर जून तक का जो महीना है, टोटल महीने हैं, ये गर्मी ऋतु कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी छिटपुट वर्षा भी हो जाती है, ताप गर्जन जो हमारा ताप बढ़ने के साथ या दाब बढ़ने घटने के साथ, ताप बढ़ता है तो दाब घटता है, उससे क्या होता है बादल बनते हैं और बहुत ज़्यादा आकाशीय बिजली वगैरह भी गिरती है और छिटपुट वर्षा हो जाती है, हवाएं ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। और मई जून में सर्वाधिक तापमान रहता है राज्य में, सर्वाधिक तापमान वाला महीना पूछ लेगा उत्तराखंड राज्य का तो जून ही रहेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में देखिए दोस्तों जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वो ज़्यादा गर्म होता है और लघु हिमालय मध्य हिमालय
का सुहाना मौसम होता है, जबकि ट्रांस हिमालयी जो वृहत हिमालय क्षेत्र हैं वो ठंडे ही रहते हैं उस टाइम पे भी, वहाँ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। ठीक है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ग्रीष्म ऋतु से, कि उत्तराखंड की जो स्थानीय भाषा है इसमें ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रोड़ी कहा जाता है, रोड़ पड़ गए, रोड़ी या खरसाऊ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। रोड़ी या खरसाऊ उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु यानी कि उत्तराखंड में वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड है हमारा मध्य जून से अक्टूबर तक। ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो राज्य में प्रवेश करता है 15 जून के आसपास। और इस राज्य, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। राज्य में जो वर्षा होती है सबसे पहले गुजरात के तट से, यानी कि हमारे पश्चिम तट से जो मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, इस मानसून का प्रवेश होता है राज्य में 15 जून के आसपास। ठीक है। और जो हमारा दक्षिण दक्षिण पश्चिमी मानसून जो केरल वाला हमारा आता है दोस्तों, वो थोड़ा लेट आता है। 15 जून के आसपास हमारा जो है उत्तरी भाग से, जो गुजरात के आसपास जो हमारा गुजरात तट है ना, जो हमारे गुजरात के बंदरगाह हैं मेनली, कांडला वगैरह जो बंदरगाह है, उस तट से जो हमारी हवाएं चल के आती है वो उत्तराखंड तक पहुंचती हैं। हालांकि वो हवाएं उत्तराखंड के जब मध्य हिमालय क्षेत्रों में जाती है तो नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि पर्वतों से टकराएगी ना हवा, तो कम वर्षा होती है। राज्य में जो मेनली वर्षा होती है ना, वो हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल वाले से होते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बंगाल की खाड़ी से आएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून, माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून होना चाहिए। ठीक है, तो इससे सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे राज्य में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उत्तराखंड राज्य में जो औसतन वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है। और राज्य के दक्षिण से उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, राज्य के दक्षिण से उत्तर, यानी कि राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम जाते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घट जाती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तराई भाग में अगर हमारा मानसून आएगा तो वर्षा ज़्यादा होगी कि कम होगी? वर्षा ज़्यादा होगी ना, कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन वही मानसून हमारा तराई भाग से ऊपर को उड़ते हुए वृहत हिमालय क्षेत्रों में जाएगा तो ऊंची पर्वत चोटियां हैं, आधा मानसून तो पर्वतों से टकरा के ही खत्म हो जाएगा, बादल ही नहीं बन पाएंगे, उतनी बारिश नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए हमारा जो मानसून है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से वर्षा करता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य में अलग अलग, छोटा प्रदेश है उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कितने भौतिक प्रदेश हैं और कितने प्रकार से यहाँ पे वर्षा का स्तर भी देखने को मिलता है। अलग अलग वर्षा का स्तर है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन क्वेश्चन बनता है औसत वर्षा से। तो उत्तराखंड में जो औसत वर्षा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और अब हम आ जाते हैं राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो वह राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। ये महत्वपूर्ण है। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल और राजपुर देहरादून में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में। ठीक है। और जबकि देखिए टिहरी में एक जगह पे केवल 99 हो रही है, मेन टिहरी जो है वहाँ पे 99 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है औसत, जबकि टिहरी गढ़वाल के ही एक प्लेस नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा हो रही है उत्तराखंड राज्य में। यही है मतलब भौगोलिक विषमता की जो हम बात करते हैं। ठीक है। अब वर्षा ऋतु से क्वेश्चन ये बनता है भैया कि वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है। तो वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में चौमासा कहा जाता है। ठीक है, चौमासा, चौमास या चौमासा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं, अगली जो ऋतु है उत्तराखंड में उसको बोलते हैं शीत ऋतु। ठीक है, जाड़े का मौसम शीत ऋतु। शीत ऋतु का प्रभाव उत्तराखंड राज्य में अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। ठीक है, शीत ऋतु होते ही राज्य में जो मौसम है दोस्तों बहुत सुहाना होता है, तापमान गिरने लगता है, आसमान बिल्कुल नीला दिखने लगता है। ठीक है। और जनवरी जो माह है उत्तराखंड राज्य का वो सबसे ठंडा माह है। कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जो निम्न तापमान वाला महीना है कौन सा है, तो जनवरी माह है। और यहाँ पर जून जो है सबसे गर्म महीना होता है। ठीक है। और 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड राज्य के, वहाँ पर हमको जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु के टाइम पीरियड पे बर्फबारी देखने को मिलती है, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, मेन मेन जो स्पॉट है उनकी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारा दिसंबर और जनवरी का महीना है वहाँ पर कभी कभी राज्य में पाला देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है राज्य में, जिससे स्थानीय फसलों वगैरह पर, फसलें जो होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उन पर तो ज़्यादा ही असर पड़ता है इस पाले का और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बहुत ज़्यादा कोहरा भी हमको देखने को मिलता है शीत ऋतु में। और शीत ऋतु से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ह्यूंद कहा जाता है। ठीक है, ह्यूंद, ह्यूंद ऋतु। ठीक है, ह्यूंद या ह्यून, ये भी ध्यान रखेंगे, ह्यूंद या ह्यून भी कहा जाता है। ठीक है, आपका ह्यून।
ठीक है। ह्यूंद या ह्यून भी हमारा शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड की जलवायु है। ठीक है। अब हम ऊंचाई के आधार पर जलवायु को देखेंगे कि उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर जलवायु जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है। अगले टॉपिक में फिर हम बात करेंगे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उत्तराखंड में और कैसे डिजास्टर का हम मैनेजमेंट करते हैं, वो अगले टॉपिक में करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा समझना होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड का जो भूगोल है पहले मैंने आपको बता दिया था। इसके जो राइटर हैं उत्तराखंड के भूगोल को बहुत अच्छे से दिया हुआ है हमारे HC खरकोवाल जी ने। तो डॉक्टर HC खरकोवाल जी ऊंचाई, ताप और वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटते हैं। पहला जो क्षेत्र है वो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। ठीक है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र जो है दोस्तों 900 मीटर तक के ऊंचाई के क्षेत्र कहलाते हैं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। यानी कि इसमें हमारे भाबर, तराई और दून क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको उपोष्ण जलवायु देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा यहाँ से, जो भाबर, तराई और दून के क्षेत्र है। एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि देहरादून निम्न में से कौन से जलवायु प्रदेश में रखा जाता है। देहरादून को निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में रखा जाता है। ऑप्शन आ जाएंगे उपोष्ण, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण या एल्पाइन जलवायु। तो आपने पढ़ा होना चाहिए दून क्षेत्र जो आएगा हमारा वो उपोष्ण जलवायु में आएगा। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा है दूसरा गर्म शीतोष्ण जलवायु, तो 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, इनको गर्म शीतोष्ण जलवायु में रखा जाता है। ठीक है। यानी कि हम इसमें बात कर सकते हैं दोस्तों, जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र का दक्षिणतम जो क्षेत्र है और दक्षिण से लेकर हमारे शिवालिक का उत्तरी ढाल है, इसको हम गर्म शीतोष्ण जलवायु में रख सकते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा भी गर्म भी, यानी कि यहाँ पे गर्म ज़्यादा रहता है, गर्म इसलिए दिया गया है। शीतोष्ण होता तो केवल क्या होता है, शीतोष्ण का मतलब होता है कि ठंडा भी और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी इस प्रदेश में, लेकिन ज़्यादातर गर्म जलवायु देखने को मिलेगी ज़्यादा समय। ठीक है। इसलिए गर्म शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है दोस्तों, ये है शीत शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण में भी वही हो गया सेम, ठंडी गर्म जलवायु देखने को मिलेगी जी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव शीत ठंडे का होगा यहाँ पे। तो शीत शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र हैं वो 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। उत्तराखंड के अधिकांश जो क्षेत्र हैं लघु हिमालय क्षेत्र इसी में आता है। ठीक है। मेन टूरिस्ट स्पॉट्स की मैं बात करूँ वो भी इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, लाइक जैसे मसूरी हो गया, हमारा खिरसू हो गया पौड़ी का, इसके साथ साथ हमारा नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, कौसानी हो गया, और इसके साथ साथ गोपेश्वर हो गया। ये सभी हमारे दोस्तों इसी क्षेत्र में रखे जाते हैं। इसके बाद आता है अल्पाइन जलवायु। तो अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाली क्षेत्र, यानी कि मध्य हिमालय का उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग में जो हमारे जनपद पड़ते हैं, जो भी प्लेसेस पड़ते हैं, वो अल्पाइन जलवायु में रखे जाते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों हिमानी जलवायु। तो 4200 मीटर से ऊपर तक के क्षेत्रों में पूरी हिमानी जलवायु पाई जाती है। ठीक है। तो हिमानी जलवायु जो होती है यहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, और गर्मी तो बिल्कुल होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद फाइनली जो हमारा छठे प्रकार की जलवायु है शीत शुष्क जलवायु। तो 2500 से लेकर 3500 ठीक है जो मीटर तक के ऊंचे के जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर शीत शुष्क जलवायु देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वृहत हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। कभी ये मत सोचना आपकी जो हमारे ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक ऊंचे पहाड़ हैं। जो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ है नंदा देवी ना, वो भी हमारा वृहत हिमालय क्षेत्र में आता है, ना कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। ट्रांस हिमालय क्षेत्रों की पहाड़ियों की ऊंचाई वृहत हिमालय क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों के जो पहाड़ हैं वो वृहद हिमालयी क्षेत्रों के पहाड़ों से छोटे हैं। इसीलिए शीत शुष्क जलवायु में आप देख रहे हैं 2500 से 3500 मीटर तक के जो हमारे ट्रांस हिमालयी पहाड़ियाँ हैं या श्रेणियाँ हैं वहाँ पर शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी कि इस जलवायु में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल शुष्क होती है जलवायु। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा प्लेस इसको हम बोलेंगे। तो ये है ऊंचाई के आधार पर उत्तराखंड में जलवायु का विभाजन। ठीक है। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि डॉक्टर HC खरकोवाल ने उत्तराखंड की जलवायु का विभाजन कितने भागों में किया है, या उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है। तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड का भूगोल जो चैप्टर है परीक्षा वाले महाकुंभ के अनुसार हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने देख लिया उत्तराखंड राज्य की भौतिक संरचना को, भौतिक प्रदेशों को, और इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड राज्य की जो हमारी जलवायु है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है दोस्तों। ठीक है। अब जो अगली बार हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा परीक्षा वाले का नेक्स्ट, उसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये प्राकृतिक आपदाओं से राज्य कैसे प्रभावित होता है, आपदाओं के जो मूल कारण होते हैं वो क्या होते हैं, और इन आपदाओं के कंट्रोल के लिए क्या राज्य सरकार ने यहाँ पे स्टेप लिए हैं, कैसे हम
आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को गति दे रहे हैं और किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो ये सब मिलेगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। और साथ ही देखिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। उस एप्लीकेशन पे आपको 11 अगस्त से जिन लोगों का एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक वीडियो वीपीडीओ वाला, उन लोगों के लिए खासकर, और साथ ही जो पटवारी, बंदी रक्षक, सचिवालय गार्ड आदि का जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी 11 अगस्त 2021 से हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट पे एक कोर्स चल रहा है 50 उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर, यानी कि उत्तराखंड के फुल लेंथ 50 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। परचेज कर लीजिएगा, स्टोर पे कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में आपको कंटेंट मिलना है, यानी कि पेपर मिलना शुरू होगा 11 अगस्त से। ठीक है, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी इसमें। इसमें आपको ऑनलाइन पेपर मिलेगा पूरे 100 मार्क्स का, जिसमें 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल अध्ययन के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जबकि 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होंगे। यानी कि उत्तराखंड समूह गौ जो जनरल पेपर पैटर्न सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी के अनुसार, उसी पर आधारित फुल लेंथ 50 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे अगले 50 दिनों तक 11 अगस्त से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रैक्टिस सेट, तो इनको आप जरूर लीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन के स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको दिख जाएगा 50 प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड समूह का 50 प्रैक्टिस सेट। तो उसको आपने क्लिक करके बाय कर लेना। बहुत ही नॉमिनल रेट पे है, इतने सस्ते में कोई भी 50 प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकता। और इस कोर्स की वैलिडिटी है अगले 6 माह तक। इसके साथ साथ जो लोग डिटेल में उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और अन्य टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारी एप्लीकेशन पे उत्तराखंड जीके का कोर्स, जो लोग डिटेल में सामान्य हिंदी का सिलेबस खत्म करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सामान्य हिंदी का कोर्स, और बहुत सा वरियस कंटेंट हमारी एप्लीकेशन स्टोर पर मिलता है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज तो मैं आपको एक एम दूंगा यहाँ पे दोस्तों, 2000 लाइक्स चाहिए मेरे को इस वीडियो में। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन परीक्षा वाली सीरीज़ में आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है और कितने डिटेल में आपको मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो का एम रखते हैं 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स अगर इस वीडियो को मिलते हैं तब जाके नेक्स्ट पार्ट में इसका दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें मेरे को। देखिए कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर नहीं देता। मेरा हर किसी इंसान को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, हमें भी चाहिए भैया। आप लोग ज़्यादा व्यू देंगे, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे नई वीडियो बनाने के लिए और कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए। भाई हमारा देखो 2 लाख का चैनल होने वाला है और वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं 2000, 2500, 1000। तो कैसे होगा बताइए आप लोग। तो आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए दोस्तों, इतना आपके लिए एफर्ट लगा रहे तो थोड़ा एफर्ट आप भी कर दो। अपने सोशल मीडिया पे चैनल लिंक शेयर कर दो, वीडियो लिंक शेयर कर दो, एप्लीकेशन की लिंक शेयर कर दो। आपकी तरफ से भी तो हमें कुछ बेनिफिट हो जाए तो ये आपके ही हित के लिए होगा। उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतना कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और उतनी फ्री चीज़ें भी आपके लिए लाएंगे। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, अगर हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो उससे आपका ही भला होने वाला है। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2000 लाइक का एम रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें यार। जल्दी 2 लाख पहुंचा दें, बहुत टाइम हो गया, लंबा समय हो गया। और परीक्षा वाली का जो नेक्स्ट टॉपिक है जल्दी आएगा। बाकी टेस्ट सीरीज जो चल रही है चैनल पे वो देते रहेंगे हम। ठीक है, हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, जीके का टेस्ट सीरीज और अन्य कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज और वरियस टॉपिक जो है चलेंगे वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। जल्दी मिलते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू।